दोस्तों, आज हम राजभाषा अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ टाइप प्रश्नों को देखेंगे जो आपके IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा आपको राजभाषा के साइट से जितने भी प्रावधान हैं उसको आपको अच्छे से देख लेना है, जिससे आपको राजभाषा अधिनियम के जितने प्रावधान हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो आज हम राजभाषा अधिनियम के मोस्ट 50 MCQ टाइप प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं राजभाषा अधिनियम। पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से है? तो राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत 3 क्षेत्र क, ख और ग है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 यानी 1963 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। यह प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को मिली। अगला प्रश्न है, संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में संकलित है? संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा गठित करने का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 344 में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार करे या हिंदी का प्रसार बढ़ाए? अनुच्छेद 351 में यह निर्देश है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। यह भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 सॉरी यहाँ में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। राजभाषा अधिनियम 1967 को हुआ था 1967, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। तो 1967 को राजभाषा अधिनियम 1963 जो है संशोधित हुआ था। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 एवं 7 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होता? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो बिहार और आंध्र प्रदेश ने उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17वें में कितने अनुच्छेद है? तो संविधान के भाग 17वें में 9 अनुच्छेद है। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? तो अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में हुई। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय। तो संवैधानिक के अनुसार संवैधानिक है, ठीक है, यहाँ पर संवैधानिक नियमों, विनियम जो संविधान से संबंधित होते हैं उसका विधि मंत्रालय करते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग में राभाकाश का तात्पर्य क्या है? राभाकाश यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि राभाकाश का तात्पर्य क्या है। राभाकाश का अर्थ है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। राभाकाश का अर्थ है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित 3 पाठ्यक्रम क्या है? तो 3 पाठ्यक्रम है प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। 3 पाठ्यक्रम है प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा कराई जाती है, शिक्षण संस्थान द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं, और दोनों मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो राजभाषा संसदीय समिति की 3 उप समितियाँ हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि 3 महीने में एक बार है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय तैयार करता है, यानी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय। जो राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जब आप राजभाषा के साइट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, साल में कितनी बार नियमित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षा होती है? तो साल में 2 बार हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षा होती है। अगला प्रश्न है, नियमित हिंदी परीक्षाएं कौन से महीने में ली जाती है? तो साल में 2 बार होती है, मई और नवंबर में। अगला प्रश्न है, कौन कौन हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए योग्य होते हैं? तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, तृतीय वर्ग के कर्मचारी या उससे ऊपर के जो भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वह प्रशिक्षित होने के लिए योग्य होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी क में वर्गीकृत कौन कर्मचारी आते हैं? क्योंकि क, ख, ग है, 3 वर्ग में होते हैं। तो क में जिसकी मातृभाषा हिंदी या उसकी बोली हो, तो जिसकी मातृभाषा हिंदी या उसकी बोली हो वह क श्रेणी में के कर्मचारी होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्रेणी ख में वर्गीकृत कौन कर्मचारी आते हैं? तो जिसकी मातृभाषा उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी या उसकी सहभाषा हो वह श्रेणी ख वर्ग के कर्मचारी होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी ग में वर्गीकृत कौन कर्मचारी आते हैं? तो श्रेणी ग में जिसकी मातृभाषा बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, असमिया हो वह श्रेणी ग में वर्गीकृत कर्मचारी होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन होते हैं? तो दक्षिण भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी बोलने वाले जो कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी, वह श्रेणी घ में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राग्ञ उत्तीर्ण करने पर पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलती है? तो प्राग्ञ उत्तीर्ण करने पर पुरस्कार के रूप में 2400 रुपये मिलती है। अगला प्रश्न है, आम जनता के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? तो आम जनता के लिए प्रयोग किए जाने फार्मों को त्रिभाषित, यानी 3 भाषा में होता है। प्रादेशिक भाषा यानी लोकल भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, 3 भाषा आपको देखने को मिल जाएंगे।
एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप बंगाल में देखेंगे तो वहाँ जो साइन बोर्ड होता है वहाँ देखेंगे बैंक का, मान लीजिए बैंक का एग्जाम्पल के लिए साइन बोर्ड है तो वहाँ बंगाली भी लिखा रहेगा और हिंदी अंग्रेजी तीनों भाषा में लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विदेशी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है? नेपाली जो भाषा है, नेपाली जो है वह नेपाल की भाषा, नेपाल जो है विदेश है यानी फॉरेन है, तो नेपाली जो है विदेशी भाषा है, वह हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 51 संविधान के किस भाग में है? तो 17वें भाग में है 343 से 51 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 341(1) और 351 में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के लिए 1963 पारित किया गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1965 तक सरकारी कार्यवाही के लिए कौन सी या सी ने होगा कौन सी भाषा मुख्य तथा कौन सी भाषा सहायक भाषा थी? तो 1965 तक अंग्रेजी जो थी मुख्य भाषा थी और हिंदी सहायक भाषा थी। यह भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, राजभाषा के संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम तैयार कौन करता है? तो गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग तैयार करता है राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा संसदीय समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। ये आपसे पूछ लिए जाते हैं राज्यसभा के कितने होते हैं या लोकसभा के? तो लोकसभा के 20 होते हैं, राज्यसभा के 10 होते हैं और संसद समिति में दोनों मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी या हिंदी होगी? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार क, ख, ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? इसको मैं थोड़ा विस्तार से दिखा रहा हूँ यहाँ पर जिससे आपको अच्छे से समझ जाए। इसके अंदर से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं, ख क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं, ग में। यह आपको सारे आपको नहीं पूछे जाएंगे। मान लीजिए बिहार दे दिया, हरियाणा दे दिया, 3 ऑप्शन वहाँ पे रॉन्ग दे देंगे, 1 सही दे देंगे, तो उस पर आपको सारे याद करके रखना जरूरी होगा। तो क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? क क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली संघ शासित प्रदेश आते हैं। यानी ये जो सारे राज्य संघ शासित प्रदेश है वह क क्षेत्र में आते हैं। अब हम ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं उसको देख लेते हैं। ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा नगर हवेली संघ शासित राज्य
प्रदेश आते हैं, यानी ख क्षेत्र में यह सब सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ग क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? ग क्षेत्र में उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों तथा संघ राज्यों से भिन्न राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, यहाँ जो दिए गए हैं इससे अलग छोड़ करके जो भी राज्य संघ शासित प्रदेश आएंगे वह ग क्षेत्र में आएंगे। तो आपको क क्षेत्र और ख क्षेत्र याद रखना है, यह दोनों याद हो गया तो आपका ग क्षेत्र ऐसे याद हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और सिंधी। यह 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये सारे भाषाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई 3 भाषा को वहाँ पर गलत देंगे और एक भाषा सही देंगे, उसको आपको टिक करना होगा। तो कौन कौन से राज्य कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं? क क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, ख क्षेत्र में कौन आते हैं, ग में कौन आते हैं, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल है सभी को आपको याद रखना है। इससे के अंदर से कोई भी प्रश्न बनाकर पूछ लिए जा सकते हैं। तो आज हमने राजभाषा अधिनियम से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ टाइप प्रश्नों को देखा। इसको आप अच्छे से याद कर ले, जिससे आपको IPS एसओ राजभाषा अधिकारी मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।